हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुशील मिश्रा ज्ञान कोचिंग सेंटर के ईट प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम आपके लिए रिस्पायरेशन लेकर आए हैं। रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन। श्वसन जीवन के लिए आवश्यक क्रिया है। श्वसन से हमको एनर्जी मिलती है। एनर्जी हमको एटीपी के फॉर्म में मिलती है। श्वसन की क्रिया क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको ऑपरेट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी हमको एटीपी के फॉर्म में मिलती है। तो वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जनरेशन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन बोलते हैं। दरअसल यहाँ पर जो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल होते हैं उन ऑर्गेनिक फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है और उसके ऑक्सीडेशन से हमको एनर्जी मिलती है, हमको एटीपी प्राप्त होती है। एटीपी सेल की करेंसी बोली जाती है। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। रिस्पायरेशन में हमारे पास मुख्य रूप से 3 फूड मटेरियल हैं जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है लिपिड और तीसरा है प्रोटीन। इन जनरल ज़्यादातर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वहाँ पर ग्लूकोज ही एज अ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट यूज होता है। रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब श्वसन पदार्थ। श्वसन पदार्थ का मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके ऑक्सीडेशन से एटीपी जनरेट होता है। आप लोगों को मालूम है ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से 38 एटीपी जनरेट होती है अगर ऑक्सी श्वसन है तो कुल मिला के रिस्पायरेशन की फिनोमेना में ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है। तो देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये देखिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसके ऑक्सीडेशन से CO2 और वाटर के साथ एनर्जी जनरेट हो रही है। दरअसल इसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और इस एनर्जी को हम प्राप्त करते हैं ATP के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। तो मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट फॉर रिस्पायरेशन इज ग्लूकोज। ग्लूकोज सबसे ज़्यादा यूज होने वाला रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है। अब इसको यूटिलाइज कैसे किया जाए? तो देखिए बेटा, एनिमल्स और प्लांट्स 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म मेरे सामने हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो डायरेक्टली बॉडी सरफेस से गैसेस एक्सचेंज करते हैं, जबकि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स बॉडी में कुछ पोर्स पाए जाते हैं, जैसे स्टोमेटा है, जैसे लेंटिसेल है, इनके द्वारा गैसेस एक्सचेंज करते हैं। जबकि एनिमल्स के केस में रिस्पायरेटरी सिस्टम पाया जाता है। यद्यपि जो लोअर एनिमल्स होते हैं वहाँ पर भी गैसेस एक्सचेंज थ्रू द जर्नल बॉडी सरफेस होता है, लेकिन जो हायर एनिमल्स होते हैं जैसे कार्डेट्स हैं, ठीक है ना, मैमल्स हैं, ठीक, ये इन सब में क्या होता है, इन सब में एक एडवांस रिस्पायरेटरी सिस्टम पाया जाता है और उस एडवांस रिस्पायरेटरी सिस्टम को पढ़ने से पहले हम कुछ एनिमल्स के रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स को देखेंगे। आपके सामने एक चार्ट है, ठीक है ना, जहाँ पर रिस्पायरेटरी ऑर्गन और एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो बेटा? रिस्पायरेटरी ऑर्गन के रूप में
एंटायर बॉडी सरफेस, एंटायर बॉडी सरफेस यानी कि शरीर की सतह, ज़्यादातर किन एनिमल्स में मिलता है? जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे कि स्पंज, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स। ये ऐसे एनिमल हैं जो अपनी बॉडी सरफेस से गैसेस एक्सचेंज करते हैं, यानी कि वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 निकालते हैं। इसी तरीके से अर्थवर्म, मॉइस्ट क्यूटिकल, ठीक है ना, अर्थवर्म, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, इंसेक्ट्स, जिसको हम लोग ट्रैकी भी कहते हैं या ट्रैकियल ट्यूब कहते हैं, गिल्स, एक्वेटिक एनिमल्स का रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, जैसे फिशेस, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इनका रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। लंग्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, दरअसल ये टेरेस्ट्रियल एनिमल का, टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय जंतुओं का रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है, ठीक है ना। तो कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकलता है? रिस्पायरेशन की क्रिया में एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं। जरा हम एक स्टेप पीछे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 produced by the cells is called breathing or respiration, ठीक है ना। ब्रीथिंग को हम कॉमनली रिस्पायरेशन कहते हैं। तो दरअसल जो सांस लेने की क्रिया है वही श्वसन है। तो सांस लेने की क्रिया में क्या होता है? सांस लेने की क्रिया में हम ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे सेल्स में, हमारे टिश्यूज में जो CO2 प्रोड्यूस होता है उसको हम एलिमिनेट करते हैं। तो यही ऑक्सीजन को लेने की क्रिया और CO2 को निष्कासित करने की क्रिया ब्रीदिंग कहलाती है या रिस्पायरेशन कहलाती है। रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स और उनके डिफरेंट एनिमल्स हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कुछ स्पेशल कंडीशन हैं जो कि पूछी जाती है एग्जाम में, जैसे ब्रांकियल रिस्पायरेशन, वो एनिमल्स जो गिल्फ द्वारा रिस्पायरेशन करते हैं उनको हम ब्रांकियल रिस्पायरेशन बोलते हैं। पल्मोनरी रिस्पायरेशन, जो एनिमल्स लंग्स द्वारा रिस्पायरेशन करते हैं उनको हम पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहते हैं। जो एनिमल्स स्किन द्वारा रिस्पायरेशन करते हैं वो कुटेनियस रिस्पायरेशन कहलाते हैं। तो ये कुछ टर्म है जिसको हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। रिस्पायरेशन बाय गिल्स इज कॉल्ड ब्रैंकियल रिस्पायरेशन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रैंकियल रिस्पायरेशन अकर्स थ्रू, तो आपको बताना है गिल्स। पल्मोनरी रिस्पायरेशन बाय लंग्स होता है, कुटेनियस रिस्पायरेशन बाय स्किन होता है, बाय स्किन होता है। ठीक है बेटा। देन अब हमारा मेन कंसर्न है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम से। ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम हमको पढ़ना है बेसिकली, और ह्यूमन से ज़्यादा एडवांस कोई एनिमल नहीं है, आप लोग जानते हो। तो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम भी एडवांस होगा। तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को बनाने के लिए जो ऑर्गन्स यूज़ होते हैं वो सबसे पहले
नोज, देन फायरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया, देन लंग्स। ये जो आर्गन्स हैं ये सारे के सारे आर्गन्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और ये आर्गन्स गैसियस एक्सचेंज और गैसेज के कंडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नोज। नोज रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे बाहर का आर्गन है, आउटर मोस्ट आर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस नोज में दो ओपनिंग होती है। जो बाहर की तरफ ओपनिंग होती है उसको हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बोलते हैं, जो अंदर की तरफ ओपनिंग होती है उसको हम इंटरनल नॉस्ट्रिल बोलते हैं। दोनों ओपनिंग के बीच में एक कैविटी होती है जिसको हम नेज़ल कैविटी बोलते हैं। नेज़ल कैविटी नेज़ल सेप्टम द्वारा दो पार्ट में डिवाइड होता है जिसको हम नेज़ल चैम्बर बोलते हैं। नेज़ल चैम्बर की लैटरल वॉल्स पर टर्मिनेट्स पाए जाते हैं या कॉन्की पाए जाते हैं। ये बोनी प्रोजेक्शंस होते हैं, नंबर में 3 होते हैं, एंटीरियर टर्मिनेट, मिडिल टर्मिनेट एंड पोस्टीरियर टर्मिनेट। ये तीनों टर्मिनेट्स की वजह से जो हमारा नेज़ल पैसेज है वो कन्वोल्यूटेड हो जाता है, वलयित हो जाता है, वलयाकार हो जाता है। इससे क्या फ़ायदा मिलता है? इससे फ़ायदा ये मिलता है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो फिल्टर होके पास होती है और साथ ही साथ में उसकी एयर कंडीशनिंग होती है, यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर का जो टेम्परेचर होता है उसको बॉडी टेम्परेचर पर लाया जाता है। तो हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं एक डायग्राम के साथ। ये आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है जो कि नेज़ल पैसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए बेटा, सबसे पहले ये ओपनिंग जो कि अपर लिप के ऊपर है और ये ओपनिंग पेयर्ड होती है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है और यहां से एयर इंटर करती है। ये नोज की आउटर मोस्ट ओपनिंग होती है, पेयर्ड होती है, अपर लिप के ऊपर होती है। देन ये एक कैविटी में टर्मिनेट होती है और इस कैविटी को हम बोलते हैं नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी, तो दरअसल ये जो है नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी, और ये आप देख रहे हैं नेज़ल सेप्टम जो इस कैविटी को क्या कर रहा है, बाइफरकेट कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दो पार्ट में डिवाइड कर देगा तब ये नेज़ल चैम्बर कहलाएगा। इस नेज़ल सेप्टम का फॉर्मेशन कार्टिलेज द्वारा होता है और ये नेज़ल कैविटी को नेज़ल चैम्बर, राइट नेज़ल चैम्बर, लेफ्ट नेज़ल चैम्बर में कन्वर्ट कर देता है। फिर लास्टली यहाँ पर आपको दो ओपनिंग दिखाई देगी और इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल। और ये ओपनिंग कहाँ ओपन होती है? ये ओपन होती है फायरिंग्स में। फायरिंग्स मीन्स ग्रसनी, ग्रसनी में ओपन होती है। अब नेज़ल चैम्बर के भी 3 पार्ट होते हैं। जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के ठीक पीछे वाला भाग होता है उसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं।
इसके बाद जो सबसे पीछे वाला भाग होता है, जो इंटरनल नॉस्ट्रिल के पास वाला रीजन होता है, उसको हम ऑल्फैक्टरी रीजन बोलते हैं। दोनों के बीच में जो बाकी का बचा हुआ रीजन होता है उसको हम रेस्पिरेटरी रीजन बोलते हैं। दरअसल ये जो हमारे टर्मिनेट्स हैं, ये जो टर्मिनेट्स हैं, ये आप देख रहे हो, ये टर्मिनेट्स, ये जो टर्मिनेट्स हैं 1 2 3, ये टर्मिनेट्स हमारे रेस्पिरेटरी रीजन में ही पाए जाते हैं। तो ये है नोज के बारे में। नेक्स्ट, नोज इंटरनल नेयर्स द्वारा फेरिंग्स में ओपन होता है। फेरिंग्स कॉमन पैसेज है रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का। फेरिंग्स फूड का कंडक्शन भी करता है, फेरिंग्स एयर का कंडक्शन भी करता है। फेरिंग्स अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम विच इज कॉमन पैसेज फॉर फूड। देखिए यहां पर मेंशन है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये एयर और फूड दोनों के कंडक्शन के लिए बना होता है, दोनों के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए इसको कॉमन ऑर्गन माना जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखिए आपके सामने ये फेरिंग्स का डायग्राम है। जो फेरिंग्स होता है वो फनल शेप्ड होता है। उसका अपर रीजन ब्रॉडर होता है, लोअर रीजन नैरो होता है। अपर रीजन में ही इंटरनल नॉस्ट्रिल ओपन होता है, अंतः नासा छिद्र खुलता है। किस रीजन में? फेरिंग्स के ऊपरी हिस्से में। जिस हिस्से में नेजल कैविटी ओपन होती है उस हिस्से को हम बोलते हैं नैसोफेरिंग्स। उस हिस्से को हम बोलते हैं नैसोफेरिंग्स। नेजल कैविटी के ठीक नीचे ओरल कैविटी होती है। ये नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी ओरल कैविटी के बीच में पैलेट होता है। पैलेट नेजल कैविटी ओरल कैविटी को सेपरेट करता है। तो नेजल कैविटी जो होती है वो ओपन होती है किसमें? नैसोफेरिंग्स में। ओरल कैविटी जिसको हम बकल कैविटी भी बोलते हैं ये ओपन होती है ओरोफेरिंग्स में। तो ओरल कैविटी ओपन होती है ओरोफेरिंग्स में। आप नेम से समझ रहे होंगे क्यों फेरिंग्स को नैसोफेरिंग्स कहा गया, क्योंकि वहां पर नेजल कैविटी ओपन हो रही है। और क्यों इसको ओरोफेरिंग्स कहा गया? क्योंकि यहां पर ओरल कैविटी ओपन हो रही है। और देन बेटा लैरिंग्स जो कि साउंड बॉक्स होता है, ठीक है। फेरिंग्स के लोअर रीजन पर लैरिंग्स सिचुएटेड होता है, उसके एंटीरियर भाग पर लैरिंग्स सिचुएटेड होता है, इसलिए हम इसको लैरिंजोफेरिंग्स कहते हैं। तो फेरिंग्स के 3 पार्ट हो गए। फेरिंग्स के 3 पार्ट हो गए, नैसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। नैसोफेरिंग्स में हमको एक बात और याद रखनी है और वो बात है बेटा यूस्टेचियन ट्यूब। नैसोफेरिंग्स में यूस्टेचियन ट्यूब भी ओपन होता है। ये यूस्टेचियन ट्यूब मिडिल ईयर से ओरिजिनेट होकर नैसोफेरिंग्स वाले रीजन में टर्मिनेट होती है। यानी कि
यूस्टेचियन ट्यूब क्या करता है, मिडिल ईयर को नेसोफेरिंक्स से कनेक्ट करता है और इसका पर्पस होता है ईयर ड्रम के दोनों तरफ प्रेशर को इक्वलाइज करना, यानी कि प्रेशर को बराबर रखना। देन नेक्स्ट ऑर्गन है लैरिंग्स। लैरिंग्स यहीं पर हम आपको बताना चाहेंगे, फेरिंग्स के लोअर रीजन पर दो ओपनिंग होती है। एक ओपनिंग होती है ग्लॉटिस और दूसरी ओपनिंग होती है गलेट। ग्लॉटिस एंटीरियरली सिचुएटेड होती है, गलेट पोस्टीरियरली सिचुएटेड होता है। ग्लॉटिस लैरिंग्स में ओपन होता है, गलेट ईसोफेगस में ओपन होता है। तो इस तरीके से जो एयर होती है वो ग्लॉटिस से होते हुए लैरिंग्स में इंटर करती है, जबकि जो फूड मटेरियल होता है वो गलेट से होते हुए ईसोफेगस में इंटर करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि फेरिंग्स के लोअर रीजन पर या पोस्टीरियर रीजन पर दो ओपनिंग होती है। एक एंटीरियरली प्रेजेंट होती है जिसको हम ग्लॉटिस कहते हैं और दूसरा पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है जिसको हम गलेट कहते हैं। ग्लॉटिस टर्मिनेट होता है लैरिंग्स में और गलेट टर्मिनेट होता है ईसोफेगस में। अब हम नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में देखेंगे लैरिंग्स। लैरिंग्स एक कार्टिलेजेनियस बॉक्स है। लैरिंग्स के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक कार्टिलेजेनियस बॉक्स है। इस कार्टिलेजेनियस बॉक्स का फॉर्मेशन 3 पेयर्ड एंड 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज होते हैं। वो थायराइड कार्टिलेज, क्रिक्वायड कार्टिलेज और एपिग्लॉटिस होते हैं। तो टोटल मिला के 9 कार्टिलेजेस मिलकर इस लैरिंग्स का फॉर्मेशन करते हैं। एक बार फिर से सुनते हैं। लैरिंग्स एक कार्टिलेजेनियस बॉक्स है जिसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं। इसके फॉर्मेशन में 3 पेयर्ड और 3 अनपेयर्ड कार्टिलेजेस होते हैं। जो 3 पेयर्ड कार्टिलेज हैं वो एरिटिनोइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म हैं, जबकि जो 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज हैं उसमें थायराइड कार्टिलेज, क्रिक्वायड कार्टिलेज और एपिग्लॉटिस होता है। टोटल मिला के 9 कार्टिलेज हो गए जो कि लैरिंग्स के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये जो लैरिंग्स है, जरा इसका एक डायग्राम देखते हैं हम लोग। ये डायग्राम आपके सामने है। देखिए, जो अनपेयर्ड कार्टिलेज हैं, थायराइड कार्टिलेज, क्रिक्वायड कार्टिलेज और ये थर्ड कार्टिलेज जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, ये 3 कार्टिलेज होते हैं, वो अनपेयर्ड होते हैं और ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स बनाते हैं। और जो पोस्टीरियर पार्ट बनाते हैं, तो इस डायग्राम में आपको केवल एक दिखाई दे रहा है, एरिटिनोइड कार्टिलेज, ये पेयर्ड होता है। दूसरा क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज और तीसरा कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। तो पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये 3 कार्टिलेजेस जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं और ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स फॉर्म करते हैं। ये लैरिंग्स का पिछला भाग निर्मित करते हैं। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, ये लैरिंग्स एक बॉक्स के फॉर्म में होता है। बॉक्स के अंदर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू का
बना हुआ वोकल कार्ड पाया जाता है। वोकल कार्ड दो पेयर होते हैं। जो पहला पेयर वोकल कार्ड का होता है उसको हम फाल्स वोकल कार्ड कहते हैं, ठीक है ना। फाल्स वोकल कार्ड नंबर 1, ये पहला पेयर, ये 1 पेयर होता है। और जो दूसरा है वो ट्रू वोकल कार्ड होता है। जो दूसरा होता है वो ट्रू वोकल कार्ड होता है और ये भी 1 पेयर होता है। ये भी 1 पेयर होता है। तो फाल्स वोकल कार्ड, ट्रू वोकल कार्ड, 2 वोकल कार्ड पाए जाते हैं लैरिंग्स के अंदर, लेकिन साउंड केवल ट्रू वोकल कार्ड द्वारा ही प्रोड्यूस होता है। ट्रू वोकल कार्ड के वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। ये याद रखने वाली बात है। तो ये है लैरिंग्स। अब ये लैरिंग्स जैसा कि आप देख रहे हो, ये वाला जो हिस्सा है ट्रैकिया है, ये हिस्सा ट्रैकिया है। तो लैरिंग्स फाइनली कहाँ टर्मिनेट हो रहा है? ट्रैकिया में टर्मिनेट हो रहा है। तो अब हम लोग ट्रैकिया पढ़ते हैं। ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या है बेटा? इट इज ए स्ट्रेट ट्यूब। ये एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, जो 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा से लेकर, जो 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा से लेकर 4th थोरेसिक वर्टिब्रा तक एक्सटेंड करता है। और जैसे ही वो 5th थोरेसिक वर्टिब्रा पर पहुंचता है, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा पर पहुंचता है, ये बाइफरकेट हो जाता है। बाइफरकेट होकर राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रांकस फॉर्म करता है या ब्रांकाई फॉर्म करता है। फिर प्राइमरी ब्रांकस सेकेंडरी ब्रांकस में, सेकेंडरी ब्रांकस टर्फरी ब्रांकस में, इस तरीके से ब्रांचिंग चलती रहती है और फाइनली वो ब्रांकियोल में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रांकियोल टर्मिनल ब्रांकियोल में कन्वर्ट होता है ड्यू टू कंटिन्यूअस ब्रांचिंग, और फिर टर्मिनल ब्रांकियोल रेस्पिरेटरी ब्रांकियोल में एंड रेस्पिरेटरी ब्रांकियोल एल्वियोलाई में टर्मिनेट हो जाता है। तो दरअसल एल्वियोलाई में टर्मिनेट होने से पहले वो एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक एंड देन एल्वियोलाई में टर्मिनेट होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। ये वाला जो रीजन है ये ट्रैकिया। देन यहां पर आप क्या देख रहे हो? ट्रैकिया और ब्रांकस पर रिंग देख रहे हो। ट्रैकिया पर स्पेशली ट्रैकिया पर जो रिंग पाई जाती है वो कार्टिलेजिनियस रिंग होती है, सी शेप की होती है। ट्रैकिया की लेंथ करीब 10 to 11 सेंटीमीटर होती है और ये 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्रैकिया में 16 से लेकर 20 तक कार्टिलेजिनियस रिंग होते हैं जो सी शेप्ड होते हैं। और इस सी शेप्ड का जो ओपन वाला पार्ट होता है वो डार्सल साइड पर सिचुएटेड होता है, यानी कि पीछे की तरफ सिचुएटेड होता है, जबकि उसका जो रिंग वाला पार्ट होता है वो इंटीरियरली यानी कि वेंट्रल साइड पर सिचुएटेड होता है, आगे की तरफ सिचुएटेड होता है। तो ट्रैकिया पर भी, ब्रांकस पर भी और सेकेंडरी टर्फरी ब्रांकस पर भी जो है क्या पाए जाते हैं? ये कार्टिलेजिनियस रिंग पाई जाती है। लेकिन जब ये ब्रांक्यूलर रीजन में पहुंचते हैं तो ये रिंग खत्म हो जाती है, ठीक है ना। और फिर बेटा ये टर्मिनल ब्रांकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रांकियोल और फाइनली एल्वियोलाई में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरीके से ये ट्रैकिया लंग्स के अंदर इंटर कर जाता है। तो देखो अब लंग्स क्या होता है? लंग्स क्या होता है?
द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रांकाई ब्रांक्यूल्स एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स। ब्रांकाई ब्रांक्यूल्स और एल्वियोलाई का जो ब्रांचिंग नेटवर्क होता है वही लंग्स का फॉर्मेशन करता है। तो अगर हम देखें तो एल्वियोलाई जो है वो लंग्स के फॉर्मेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये लंग्स हमारी बॉडी में कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं या मैमल्स की बॉडी में कहाँ सिचुएटेड होते हैं, तो वो सिचुएटेड होते हैं थोरेसिक चैम्बर में। थोरेसिक चैम्बर एयर टाइट चैम्बर होता है। अभी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। लंग्स के नंबर आपको मालूम है कितने होते हैं, 2 लंग्स होते हैं, ठीक है ना। और ये लंग्स कवर्ड होते हैं प्लूरा द्वारा। प्लूरा जो होता है डबल लेयर्ड होता है और लंग्स की कवरिंग होती है। इसको जरा हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। डायग्राम में आप देखिए बेटा, ये आपके सामने एक डायग्राम है। देखिए लंग्स थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड हैं। थोरेसिक चैम्बर एयर टाइट चैम्बर होता है। यहां पर आप लंग्स देख रहे हैं, ये राइट लंग है, ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। राइट लंग में आप क्या देख रहे हो, राइट लंग में आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 3 लोब हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। और लेफ्ट लंग में कितने लोब हैं, 2 लोब हैं, नंबर 1 और नंबर 2। जो राइट लंग है इसमें 3 लोब क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2 फिशर पाए जाते हैं, ये हॉरिजॉन्टल फिशर और ये ऑब्लिक फिशर। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर। ये हॉरिजॉन्टल फिशर। हॉरिजॉन्टल फिशर। और ये आप जो देख रहे हो ये ऑब्लिक फिशर। ऑब्लिक फिशर। इसी तरीके से यहाँ पर ऑब्लिक फिशर। ऑब्लिक फिशर लेफ्ट लंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब। सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब। देखो बेटा, जो लेफ्ट लंग के लोब हैं, ये पहला सुपीरियर लोब और ये दूसरा इंफीरियर लोब। और अगर हम राइट लंग्स की बात करते हैं तो राइट लंग में 3 लोब हैं, पहला सुपीरियर लोब, फिर ये दूसरा मिडिल लोब और ये तीसरा इंफीरियर लोब। तो हॉरिजॉन्टल फिशर और ऑब्लिक फिशर राइट लंग को 3 लोब में कन्वर्ट करता है, जबकि ऑब्लिक फिशर लेफ्ट लंग को केवल सुपीरियर और इंफीरियर लोब में कन्वर्ट करता है। तो ये लंग्स और लंग्स के लोब। देन बात करते हैं लंग्स की कवरिंग के। अब देखिए लंग्स की कवरिंग डबल लेयर होती है, जिसको हम लोग प्लूरा कहते हैं। तो एक लेयर तो सीधे लंग से चिपकी हुई होती है, जो आप देख रहे हैं, जो मैं लेयर बना रहा हूं, ये लेयर
लंग से बिल्कुल चिपका हुआ होता है। इसको हम कहते हैं विसरल प्लूरा। इसको हम कहते हैं विसरल प्लूरा। प्लूरा। और इसके बाद एक लेयर और होती है जो कि थोरेसिक वाल से अटैच होती है, और ये जो थोरेसिक वाल से अटैच होती है उसको हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। इसको हम क्या बोलते हैं? पैराइटल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा। जो चेस्ट वाल से अटैच है वो पैराइटल प्लूरा, जो लंग से अटैच है वो विसरल प्लूरा। दोनों के बीच में स्पेस होता है और उस स्पेस में फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड। ये प्लूरल फ्लूइड पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के फ्रिक्शन को कम करता है, साथ में लंग्स को एक्सपेंड होने में और कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से प्लूरा लंग्स को प्रोटेक्ट करता है और साथ में उसके फंक्शंस को भी फैसिलिटेट करता है। तो ये है लंग्स के बारे में। हाँ, लेफ्ट लंग में एक एडिशनल फीचर आपको याद रखना है, और वो एडिशनल फीचर ये है। ये जो है कार्डियक नॉच, इसको हम कार्डियक नॉच बोलते हैं। सॉरी, ये जो रीजन आप देख रहे हो ये कार्डियक नॉच वाला रीजन है, और कार्डियक नॉच सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलता है? लेफ्ट लंग में ही मिलता है। ये कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच। ये केवल लेफ्ट लंग में मिलेगा, राइट लंग में एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये जो रीजन आप देख रहे हो ये रीजन वो है रीजन है जहां पर हार्ट सिचुएटेड होता है, और इसकी वजह से लंग्स का इतना हिस्सा अंदर की तरफ धंस जाता है जिसको हम कार्डियक नॉच बोलते हैं। तो ये है लंग्स के बारे में। देन इसके बाद हम रैबिट के लंग्स के बारे में भी देखेंगे। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये रैबिट का लंग है। रैबिट के लंग में ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। तो राइट लंग में आप क्या देख रहे हो? 1 2 3 4। राइट लंग में 4 लोब्स हैं रैबिट के राइट लंग्स में कितने लोब हैं बेटा? रैबिट के राइट लंग में कितने लोब हैं? 4, जबकि लेफ्ट लंग में 2 लोब हैं। लेफ्ट लंग में 2 लोब हैं। तो ह्यूमन लंग्स से ये कंपेयर करेंगे कि ह्यूमंस के राइट लंग में 3 लोब होते हैं, जबकि रैबिट के राइट लंग में 4 लोब्स होते हैं, और रैबिट और ह्यूमन दोनों के लेफ्ट लंग में 2 लोब्स ही होते हैं। इस लोब को हम
एंटीरियर एजाइगस लोब कहते हैं और इसको हम पोस्टीरियर एजाइगस लोब कहते हैं। तो पैरेलली हमने रैबिट के लंग्स के बारे में भी देखा। तो ये है, बाकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सब सेम होता है। ये भी मैमल है, टेरेस्ट्रियल है, लंग्स द्वारा रिस्पायरेशन करता है, इसलिए बेसिक प्लान जो होता है वो सेम होता है। हमें जो डिफरेंस याद रखना है वो लोब्स का याद रखना है। बाकी इसकी भी कवरिंग को प्लूरा कहते हैं, इसके मतलब रैबिट के लंग्स की कवरिंग को भी प्लूरा कहते हैं, वो भी डबल लेयर्ड होती है, उसके बीच में भी प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। अब देखिए, पूरे रिस्पायरेटरी लंग्स के साथ हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बातें और हैं जो हम लोगों को पढ़नी है। पूरा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, इस रिस्पायरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। पहला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है उसको हम बोलते हैं रिस्पायरेटरी पार्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्पायरेटरी पार्ट बोलते हैं। तो पहला कंडक्टिंग पार्ट हो गया, दूसरा रिस्पायरेटरी पार्ट हो गया। तो पहला कंडक्टिंग पार्ट कहां से शुरू होता है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है और टर्मिनल ब्रांकियोल तक जाता है। तो जो रिस्पायरेटरी सिस्टम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होकर टर्मिनल ब्रांकियोल तक पहुंचता है, वो रिस्पायरेटरी सिस्टम का कंडक्टिंग पार्ट है। और फिर टर्मिनल ब्रांकियोल के बाद रिस्पायरेटरी ब्रांकियोल, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक एंड एल्वियोलाई तक का जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रिस्पायरेटरी पार्ट। वो रिस्पायरेटरी सिस्टम का रिस्पायरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट कहलाता है। अब जरा देखिए इसके फंक्शन क्या होते हैं। कंडक्टिंग सिस्टम, जैसा कि नाम बता रहा है, वो केवल कंडक्शन का काम करता है, एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, ठीक है ना, और जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करता है। तो आप देखिए जो कंडक्टिंग पार्ट है उसका फंक्शन क्या है? कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन क्या है? सबसे पहला काम तो जो है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई तक ट्रांसफर करना, फिर जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करना, एयर को ह्यूमिडिफाइज करना और एयर को बॉडी टेम्परेचर पर लाना। ये कंडक्टिंग सिस्टम का पार्ट है। जबकि जो एक्सचेंज वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? वो एक्चुअल डिफ्यूजन का पार्ट होता है। एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ CO2 और O2, CO2 and O2 occurs in the exchange or respiratory part of the respiratory system. Then हम लोग थोड़ा सा थोरेसिक केज या थोरेसिक चैम्बर के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे। थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म बाय, थोरेसिक चैम्बर कैसा होता है? ये देखिए, ये थोरेसिक चैम्बर है, ठीक है ना। तो थोरेसिक चैम्बर की फॉर्मेशन में जरा आप पीछे आते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं। थोरेसिक चैम्बर को फॉर्म कौन करता है? थोरेसिक चैम्बर को फॉर्म करता है वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब और डोम शेप डायाफ्राम। ये जो है थोरेसिक चैम्बर का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं आइए हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। ये आपके सामने डायग्राम है। जो थोरेसिक चैम्बर है ये वो जगह है जहां पर लंग्स और हार्ट सिचुएटेड होते हैं। तो हम स्पेशली लंग्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक जोड़ी लंग्स पाए जाते हैं और ये चैम्बर एयर टाइट होता है। इस चैम्बर के फॉर्मेशन में देखिए,
सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये वो रीजन है, ये वो रीजन है जहाँ से स्टर्नम स्टार्ट होता है, ये स्टर्नम है और आके यहाँ पर टर्मिनेट होता है, तो ये स्टर्नम है। स्टर्नम, ये स्टर्नम है, ये एक फ्लैट बोन होती है जो थोरेसिक चैम्बर के एंटीरियर साइड पर सिचुएटेड होती है। हम कह सकते हैं कि वेंट्रली सिचुएटेड होती है। ये हमारा वेंट्रल साइड है और पीछे वाला डार्सल साइड है, तो ये वेंट्रली सिचुएटेड होती है। इसको हम बोलते हैं स्टर्नम। तो पहली बोन जो है स्टर्नम, और स्टर्नम के ठीक पीछे, इसी के ठीक पीछे मिड डार्सल लाइन पर, यहां पर आपको मिलेगा थोरेसिक वर्टिब्री, जो कि थोरेक्स के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। थोरेसिक वर्टिब्रा के नंबर 12 होते हैं और ये भी थोरेसिक चैम्बर के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। ये देखिए T1, T2, अब ये पीछे पीछे चली गई है और ये जो है आप देख रहे हो वही वर्टिब्रल कॉलम ये बाहर निकल के आई है, ठीक है ना। तो ये जो थोरेसिक वर्टिब्रा होता है, या हम सीधे कह सकते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो थोरेसिक चैम्बर का डार्सल पार्ट बनाता है। अब जरा देखिएगा, ये थोरेसिक वर्टिब्रा से रिब्स निकलती हैं जो आगे जाकर स्टर्नम में फ्यूज होती हैं। तो आप देखिए जरा, यहां से रिब्स निकली और आगे आगे स्टर्नम में जुड़ गई, यहां से रिब्स निकली आगे आगे स्टर्नम में जुड़ गई। थोरेसिक वर्टिब्रा 12, रिब्स कितने होंगे 12 पेयर, क्योंकि 12 होंगे राइट साइड में, 12 होंगे लेफ्ट साइड में, टोटल मिला के 12 पेयर रिब्स होते हैं जो थोरेसिक चैम्बर को लैटरली फॉर्म करते हैं, यानी कि साइड से, बगल से जो फॉर्म करते हैं वो जो है 12 पेयर होते हैं। देन जो लोअर पार्ट होता है, ये आपको जो ब्राउनिश रीजन दिखाई दे रहा है, ये एक मसल फॉर्म करती है, उस मसल का नाम है डायाफ्राम, डायाफ्राम मसल। और ये डायाफ्राम मसल डोम शेप्ड होता है, ये डायाफ्राम मसल डोम शेप्ड होता है, और ये डायाफ्राम मसल एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करता है। तो डायाफ्राम मसल जो है ये इसका इंफीरियर पार्ट या लोअर पार्ट बनाता है। तो इस तरीके से ये थोरेसिक चैम्बर का फॉर्मेशन होता है। थोरेसिक चैम्बर हम देखते हैं, थोड़ा सा पीछे आते हैं। देखिए डार्सली किसके द्वारा फॉर्म होता है, डार्सली फॉर्म होता है वर्टिब्रल कॉलम द्वारा, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है ना। वेंट्रली किसके द्वारा फॉर्म होता है, स्टर्नम द्वारा। लैटरली किसके द्वारा फॉर्म होता है, रिब्स द्वारा। और लोअर साइड पर डोम शेप्ड डायाफ्राम, ये डोम शेप्ड डायाफ्राम द्वारा फॉर्म होता है। थोरेसिक केस या थोरेसिक चैम्बर का समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि ब्रीदिंग की फिनोमेना, जो कि हम आपको श्वसन की जो क्रिया विधि है, इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, ठीक है ना। इस वीडियो में हम थोरेसिक चैम्बर तक पढ़ रहे हैं और श्वसन की क्रिया विधि हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये है बेटा टोटल रिस्पायरेटरी सिस्टम, स्पेशली ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया हो गया। धन्यवाद। हमारे नए नए वीडियो देखते रहिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आगे वीडियो हम आपको देते रहेंगे।